हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। यार यहाँ पर लेके आए हिंदी का पेपर और लास्ट में बताऊंगा कि इसका फुल सोल्यूशन वीडियो कहाँ मिलेगा इसका सोल्यूशन। ये तैयार करिए, 22 फरवरी को यार जाइएगा एकदम तोड़कर फोड़कर छाप कर 100 नंबर लेकर आइएगा। अब कहें गुरु जी जितनी आप वीडियो लेकर आते हैं सब कहते हैं कि बस यही पेपर पढ़ लो, यही पेपर पढ़ लो, यही आएगा। अरे गुरु जी ऐसा बता दो कि एक पढ़ ले काम हो जाएगा। भाई साहब आप पहले छोड़ दीजिए ये चीज कि गुरु जी कई पेपर्स काम चल जाए। पता है 7 सेट आए करे जा 7 सेट सोचो। हाँ, अगर अपने उनको पीछे करना है ना पढ़ाई में तो ये 7 सेट आपको क्या करना है, तैयार करना है हिंदी का। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे हे गुरुजी समाज साहित्यिक हिंदी का भी हो जाए क्या? बिल्कुल, सब कुछ कंप्लीटेड है इसमें। 100 नंबर का ये जो पेपर है ना, इसमें से आपका 33 नंबर जो पास मार्क का है वो आपको मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करिए पास होने के लिए। लेकिन ये 100 में से हम 95 टारगेट करेंगे। कितना टारगेट करेंगे? 95 टारगेट करेंगे। ये 100 में 33 नहीं बल्कि हम 95 स्कोर करेंगे। बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, चैनल को अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपने बोर्ड एग्जाम में टारगेट कर पाए 95 प्लस। कितना? 95 प्लस, ठीक है ना। यहाँ आप देखिएगा, ये आपका पेपर कोड होगा। इसको क्या बोलते हैं? पेपर कोड बोलते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, क्या बोलते हैं? ये आपका पेपर कोड है, ठीक है ना। 3 घंटे सर 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में आपका पूरा जिंदगी का सवाल है। क्योंकि सोचिए, जो चीज अगर आपको ट्वेल्थ में मिल गई, आपने मान लीजिए 70% ट्वेल्थ में ला लिया, क्या आप 60 साल बाद दोबारा से ट्वेल्थ करेंगे? क्या नहीं, एक ही बार होगा यार। इसलिए अपना जान झोंक दो कि सर हम इसी बार पूरा पूरा एकदम खत्म कर देंगे। कुछ भी हो जाए सर, हम पूरा इसी बार खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो कहीं से भी आप लोगों को तो बिल्कुल बता दीजिएगा सर, बिल्कुल एकदम बता दीजिएगा। मैं उस चीज को आपको क्या करूंगा, समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ठीक है पढ़ने के लिए समय दिया है, लेकिन सदुपयोग ऐसा करिए कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए जिसका आंसर आपको अच्छे से आता रहे। उस पर आप लोग फोकस करिएगा। ये टाइम अपना 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद मत करिएगा। प्रश्न पत्र कितने खंडों में है? कुल 2 खंडों में है। और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है आपको? आवश्यक है। पहला खंड क रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? खंड ख रहेगा। क्या रहेगा? खंड ख आपका रहेगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले खंड क हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? खंड क को सॉल्व करेंगे। खंड क में यहाँ पे जो खंड क है इसका पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? 100 अजान एक सुजान। जो 100 अजान है एक सुजान है, इसके लेखक सर कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? आप लोग फटाफट क्या कर देंगे? कमेंट में छाप देंगे। फटाफट आप क्या करेंगे? कमेंट में छाप देंगे कि ए 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? सल बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। उसके बाद ख वाला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक सर कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप जो सर निबंध है इसके लेखक जो है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये दोनों प्रश्न क्लियर कि नहीं? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो है आपके बाल कृष्ण भट्ट। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का जो स्वरूप है ये किसके लेखक है? वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है। जो ध्रुव यात्रा है इस कहानी के लेखक कौन है? तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है अमरकांत। कौन है? अमरकांत जी हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। याद करिए, लिखिएगा। याद मतलब आपको याद होना चाहिए ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है सर? अमरकांत, सॉरी अमरकांत नहीं है यार, अमरकांत नहीं है, बल्कि ये है आपके जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है सर? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। क्लियर है? कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। जो विद्यानिवास मिश्र हैं
यह किसके निबंधकार हैं? ललित निबंधों के निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं किसके? तो विद्यानिवास जो मिश्र हैं यह ललित निबंधों के क्या हैं? एक निबंधकार हैं। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी है गुरुजी, हमारे विद्यानिवास मिश्र किसके निबंधकार हैं? ललित निबंधों के क्या हैं सर? निबंधकार हैं। किसके निबंधकार हैं? ललित निबंधों के क्या हैं? निबंधकार हैं। अगला वाला अंगा वाला यहाँ पे प्रश्न देखिए, अंगा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। जो सर भाषा और आधुनिकता है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो वो है आपके भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है सर जी, ये भाषा और आधुनिकता निबंध के क्या है? लेखक है। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद दूसरा का, पहले का 5 प्रश्न हो गया। दूसरा का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान थे वो थे गारसा द तासी। कौन? गारसा द तासी जो है यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है। कौन है? गारसा द तासी। नोट कर लीजिए यार, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आए कहीं भी अगर आपको दिखा तो आप यही छाप के चले आइएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे। अगला ये बोल रहा है, मालिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया? जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनको किस धारा का कवि माना गया? तो इनको माना गया सूफी काव्य धारा का। किसका? सूफी काव्य धारा का जो कवि माना गया, किसको माना गया? मलिक मोहम्मद जायसी को माना गया। ग वाला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। जो रीतिकाल है, श्रृंगार काल किसने नाम दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। नोट कर लीजिए यार, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। और छाप कर चले आइएगा। क्या करिएगा आप लोग? छाप कर चले आइएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। लहर के रचनाकार हैं, जो लहर के रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद सर लहर के रचनाकार हैं। लहर के रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। अंगा वाला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। जो सर हिरोशिमा कविता है, इसके रचनाकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासयान। बोले तो अज्ञेय भी नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इनको? अज्ञेय भी कहते हैं। अज्ञेय, क्या नाम है भाई साहब इनका? अज्ञेय। तो इनका शॉर्ट नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान का शॉर्ट नाम क्या है? अज्ञेय है। नोट कर लीजिए, लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद और हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा जो सर कविता है यह है सच्चिदानंद हीरानंद वासयान, बोले तो अज्ञेय की है। क्लियर है? आगे चलिए, अब आएगा आपका गद्यांश। ये गद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिए। ये गद्यांश आप लोग क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। गद्यांश क्या है? क्या यहाँ पे जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ तदात्म। जन ने क्या प्राप्त किया है? तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अजर अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है? निर्माण करना होता है। तो ये आपका कितने नंबर का है? देख सकते हैं 10 नंबर का आएगा। 5 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। टोटल कितना? 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला यही प्रश्न है, जन का प्रवाह आशय है। जन का प्रवाह क्या आशय है? तो देखिएगा, इसका आंसर जब ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप सीधा इसका आंसर दे दीजिएगा कि जन का प्रवाह सर आशय है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा पेपर देख लीजिएगा। अब कौन कौन से प्रश्न बनेंगे ये भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हर एक प्रश्न को भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करवा दूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न बनेगा, जन का प्रवाह आशय लिखिए, यानी कि जन का प्रवाह क्या होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। फिर आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आएगा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न इसमें मिसिंग है, उसको हम डलवा देंगे कमेंट में, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है कि नहीं? ये 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा, एकदम छाप लीजिए, छाप लीजिए, आपके जिले का पेपर है ये।
आपके भाई साहब जिले वाला पेपर है, फिर ये मत बोलिएगा कि गुरुजी आपने नहीं बताया। पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आपका पद्यांश है। सर पद्यांश किन नंबर का? 10 नंबर का पेपर में है। किन नंबर का? 10 नंबर का पद्यांश है। क्या देखिएगा, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, इसीलिए व्याख्या भी यहाँ पर मैंने पेपर में डलवा दिया है ताकि आप इसको कर लें। दुर्बलता का देखिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कर लेंगे, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न है, क्या पद्यांश बोला? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मतलब दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मतलब जो ये कैकेयी है, जो कैकेयी है, भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर है ना, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला का पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मतलब कि कैकेयी जो है वो भरत की सौगंध खाते हुए श्री रामचंद्र से कहती है कि सौगंध खाना एक दुर्बलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके बाद क्या है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। यानी कि ये कह रही है श्री राम जी से, कौन? कैकेयी जी, कि हे श्री राम, अगर मैं झूठ बोल रही हूं, अगर मैंने मैंने अपने पति को उकसाया होता कि, और या फिर हमारे भरत ने मुझे उकसाया होता कि आप जाइए श्री रामचंद्र को वनवास कराइए, तो मैं अपने पति के जैसे अपने पुत्र को ना खो देती। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। वह राम को संबोधित हुए कहती है कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं होता तो मैं पति के ही समान ही, मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठी। यानी कि पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठी। इतना क्लियर नहीं, एक बार आप लोग सभी बच्चे बता देंगे, इतना क्लियर है कि नहीं? जो चीज ना समझ आए आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा, छप जाना चाहिए गुरुजी नहीं समझ आया, ठीक है ना, ताकि मैं आपको समझा दूं। उसके बाद देखिए अगला क्या है यहाँ पे, ठहरो मत रोको मुझे कहूं से सुन लो। ठहरो मत रोको मुझे कहीं सुन लो, इसका मतलब ये है कि मुझे यह कहने से कोई नहीं रोक सकता, जो मैं कह रही हूं सभी सुन लो। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अर्थात यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले, और मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं और मौन रह जाऊं। उसके बाद यहाँ पे, थी सन छत्र राशि निशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अर्थात कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी हुई चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए क्या कर रहे थे? सब रुदन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सब रुदन कर रहे थे। क्लियर है ना? ये आपको क्लियरिंग नहीं, एक बार बता दीजिए। 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा, 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दुर्बलता का चिन्ह क्या है और इसे कौन कह रहा है? ठहरो मत रोको मुझे कहूं से सुन लो, यह कथन किसके लिए प्रति है? और नीरव सभा की क्या स्थिति थी? तो यहाँ से आपके कितने? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों प्रश्न आपको क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे 5 का क्या आएगा? देखिए एक लेखक का आएगा, एक किसका आएगा? कवि का आएगा। तो यहाँ पे 5 है, 5 नंबर का आएगा। देखिए साहित्यिक परिचय किसका और प्रमुख रचना लेखक का है। 3 लेखक है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने यहाँ पर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक संक्षिप्त परिचय लिखा है, बाकी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा किसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। जन्म इनका कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। प्रसिद्धि कौन सी प्राप्त की थी? मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति। पिता का नाम जैनुल्लाह अब्दुल और माता का नाम क्या था? असियम्मा था। शिक्षा इन्होंने इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक किया था। इनके लेखन विधा कौन से? काव्य, आत्मकथा, भाषा सरल प्रवाह में और बोधगम्य थी, और शैली इनकी कैसी थी? चिंतन परक आत्मकथात्मक इनकी सर शैली थी। सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का
जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, तो जैसे इनकी इग्नाइट माइंड्स एंड रिलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, मैच जर्नी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। मृत्यु इनकी 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हो गई थी। क्लियर है। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे कि ये किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, 3 कवि हैं। अब इनमें से आपको मैंने जयशंकर प्रसाद का दिया है, यही 3 कवि याद करिएगा, इनसे बाहर आने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय यार रट लीजिएगा। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म 3/1/1879 ईस्वी को जन्म स्थान काशी में हुआ था। पिता का नाम देवप्रसाद, यह एक छायावाद के प्रवर्तक थे। इनकी जो सर लेखन विधाएं कौन कौन सी थी, काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि इनकी क्या थी, लेखन विधा थी सर। इनकी भाषा कैसी थी सर, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी सर। शैली कैसी थी, तो जो शैली थी सर इनकी वो थी प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक। इनकी क्या थी, शैली थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू लहर, कामायनी, आंसू लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम और गुरु प्रेम पति इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी सर, 14/1/1937 ईस्वी में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था। उसके बाद जो छठा प्रश्न आएगा 5 नंबर का, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी क्या लिखिए, सारांश लिखिए। तो ये आपके 5 नंबर के आएंगे, एकदम तैयार कर लीजिएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य आएगा, यह आपके जिले के अनुसार आएगा, आपको अपने जिले के अनुसार करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आया है आपका श्रवण कुमार पर रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, त्यागपथी, आलोक वृत्त इत्यादि पर खंड काव्य पूछा जाएगा। उसके बाद जो खंड ख है, इसमें 8 का क गद्यांश रहेगा, 8 का क आपका क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा। तो ये एक संस्कृत का गद्यांश है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका आपको क्या लिखना रहेगा, इसका आपको हिंदी लिखना रहेगा, और हिंदी के बाद इनका आपको अनुवाद भी करना रहेगा। क्या रहेगा, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना रहेगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद ये पद्यांश रहेगा, पद्यांश आपका 7 नंबर का, गद्यांश पद्यांश दोनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए पेपर का। कर लिए, कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9वां जो आएगा वो आएगा आपका मुहावरा, मुहावरा और लोकोक्तियां। 2 नंबर का आएगा सर, 4 रहेंगे। अब आपके मन में आएगा गुरुजी हम चारों करके चले आए, कोई दिक्कत क्यों, सिंपल है, बहुत सरल है, कोई मतलब नहीं है। एक करके आना, 2 नंबर पूरा देगा। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, एक पंथ दो काज, घी के दिए जलाना, मतलब बहुत ज्यादा खुशी से मतलब कि हो जाना। और जैसे कि किसी की सरकारी नौकरी लग गई तो घी के दिए जला रहा है, हालांकि सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है, ये एक मानसिक रोगी है सब लोग कि सरकारी नौकरी। भाई साहब जब सब सरकारी करने लगेंगे तो जो अपना ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहां से हमें चीजों मिल रही है, सोचिए अगर एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो भी सरकारी नौकरी करेगा तो क्या आपके पास सामान आ पाएगा? क्या सरकार के पास इतनी सुविधाएं हैं कि वो आपके पास कपड़ा पहुंचा पहुंचा सकती है, भोजन पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती भाई साहब, नहीं पहुंचा सकती। इसलिए जो जहां पर है वहां पर सही है। अगर सबको गवर्नमेंट जॉब ही हो जाएगा या फिर सब गवर्नमेंट जॉब ही करने लगेंगे तो भाई साहब और सारे काम रुक जाएंगे। सोचिए कि जो आपके यहाँ मजदूरी आकर कर रहा है, अगर वो सरकारी नौकरी करेगा तो आपका घर कौन बनाएगा? आपने कभी विचार किया है? नहीं किया है। या फिर ठीक है गरीब है, उसको भी नौकरी पाना है, लेकिन जो लोग कहते हैं यार भाई तू ये कर लिया होता, ठीक है उसके भाग्य में नहीं था, जो है उसमें खुश है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे वो भी नहीं खुश है, और जिसके पास पैसे नहीं वो परेशान है कि मुझे पैसे मिल जाए। ठीक है ना, तो ये चीज हो चुकी है। तो ये आपका है। उसके बाद 10 नंबर है आपका अपठित गद्यांश आएगा, जो कि आपका संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान भी इस बार नए टॉपिक में जुड़ा है, 5 नंबर का। उसके बाद 11 का आएगा आपका शब्द युग। अब शब्द युग में जैसे गुरु जी यहाँ पर आया हुआ है अभय और उभय। अभय उभय मतलब क्या होता है, भयहीन और क्या होता है, दोनों होता है। कुल और कुल, कुल और कुल मतलब क्या होता है गुरु जी, वंश और किनारा होता है। क्या होता है, वंश और किनारा होता है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यार, कोई दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, ख वाला है। यहाँ पे ख वाला देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर का है आपके पेपर में आया हुआ कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पत्र, तीर और अनंत। पत्र मतलब क्या होता है, चिट्ठी होता है, पेड़ का पत्ता होता है। तीर मतलब क्या होता है, किनारा होता है, और क्या होता है, शर होता है। अनंत मतलब असीम और क्या होते हैं, विष्णु होता है। तो ये आपके 2 शब्द मतलब कि जो यहाँ पे शब्द है इनके क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। पत्र मतलब चिट्ठी और पेड़ का पत्ता होता है, और क्या होता है, तीर मतलब सर और किनारा होता है, और बाण भी होता है। क्या होता है, बाण भी होता है। अनंत मतलब असीम और विष्णु होता है। नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। कर लिए यहाँ तक, कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे अगला आया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन कीजिए। 2 नंबर का है, जिसका ज्ञान कम हो उसे हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। और जल में जल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोला जाता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आपका उसके बाद यहाँ पे घ नंबर है, घ में 2 नंबर का है। यहाँ पे आपको इसको शुद्ध करके लिखना है, जैसे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। अब भाई साहब रहा है तो नहीं होगा ना, क्या रहेगा यहाँ पे? गुरुजी नृत्य कर रहे हैं। सूर्य पूर्व पुत्र में निकलता है, तो पुत्र नहीं रहेगा, क्या रहेगा? पूरब में निकलता है। किस में निकलता है? पूरब में। मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम की सहायता से लिखता हूं। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री तो पराया धन होती है। बस, पुत्री तो पराया धन होती है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इसका आंसर लिखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर है आपका आएगा ये क ख ग रस छंद अलंकार इंपॉर्टेंट है यार, ये आपको रटे होने चाहिए। 6 नंबर का पेपर में आएगा, एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सा है। श्रृंगार रस, वीर रस, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, दोहा और छंद और सोठा छंद, ये आपको रटा रहना चाहिए। 6 नंबर का आपका पेपर में आएगा। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे, 13 नंबर पत्र लेखन आएगा। मैं आज या कल आपका पत्र लेखन करवा दूंगा। ये 2 पत्र लेखन आपका मैं एक फॉर्मेट तैयार करवाऊंगा कि आपको लिखना है कैसे पेपर में। पत्र लेखन लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, तो आप उसी फॉर्मेट की सहायता से आप पत्र लिखकर 6 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं आप पेपर में अपने। उसके बाद निबंध लेखन, मैंने कल ही पढ़ाया था निबंध लेखन। ये आपके 5 निबंध है, 9 नंबर का आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि अपनी भाषा शैली में, तो निबंध को आपको अपनी भाषा शैली में लिखना है, ऐसा नहीं जो इसमें दिया बस उसी छापे, नहीं, आपको अपनी भाषा शैली में लिखना है। और यहाँ 5 निबंध है। जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली वही शिक्षा पर, भ्रष्टाचार, वर्तमान समय में नारी की स्थिति, मेरे प्रिय कवि। मैंने देखिए ये बताया भी था कि भाई साहब वही 5 निबंध पढ़ लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपका हो जाएगा। अब कहेंगे गुरुजी एक चीज मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि गुरुजी हमें एक चीज ये नहीं समझ आ रहा है कि हम सर सोल्यूशन कहाँ देखें। तो इसका भाई साहब मैंने सोल्यूशन करवाया है। अब सर सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर वहां से पूरा सोल्यूशन देख लीजिए। मैंने इसका एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया है, लगभग 1 घंटे 2 मिनट में मैंने इसका पूरा सोल्यूशन करवाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, इस पेपर का सोल्यूशन जाकर पढ़ लीजिए, पूरा मैंने सॉल्व कराया है उसमें ये सेट। और ऐसी वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को यार लाइक करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।